Hello guys, welcome back to Hindi explanation of latest Chinese drama The Long Ballad episode 16 and 17। सीन शुरू असाइल सुन से होता है जो अपनी पूरी सेना लेकर वापस ग्रासलैंड जा रहा था। चंगा भी बाकी स्लेव्स के साथ बंधकर पैदल चल रही थी। वो सोचती है मैं अपने घर से हजारों मीलों दूर आ चुकी हूँ और अब शायद मैं कभी वापस नहीं लौट पाऊंगी। थोड़ी ही दूरी पर हाउदू उसे देख रहा होता है और सोचता है कभी तुम हमारी शान हुआ करती थी, पर अब खुद एक स्लेव बनकर रह गई हो। यहाँ तक मुझे भी तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। वो एक इंसान को उसका पीछा करने को बोलता है और कहता है अगर ली चंगा असाइल कबीलों से हाथ मिला ले तो उसे मार डालना, वरना वैसे भी असाइल कबीले वाले उसे नहीं छोड़ेंगे। अगले सीन में प्रिंस क्वीन मिस्टर फैंग से कहते हैं हमने सारी जगह लियान की फोटो भिजवाकर उसे सीक्रेटली सर्च करने को बोला है, पर अभी तक कोई खबर नहीं आई है। मुझे मेरे सपनों में लियान और चंगा एक साथ खेलती हुई दिखती हैं। मैं उन्हें पुकारता हूँ पर वो मुझे सुन नहीं पाती और मुझसे दूर होती जाती हैं। तभी वह दूर आकर बताता है शोजू असाइल कबीले वालों ने हथिया लिया है। प्रिंस क्वीन कहते हैं ये सब कब हुआ? तुरंत हमारी सेना नॉर्थ बॉर्डर में भेजो और असाइल कबीले वालों को हमारी बॉर्डर से बाहर निकालो। बाद में मिस्टर फैंग ब्लू पे आके बोलते हैं हमने सारी जगह प्रिंसेस को ढूंढने की इंफॉर्मेशन भिजवा दी है सिवाय नॉर्थन बॉर्डर के। वैसे प्रिंसेस को ढूंढने की जिम्मेदारी वी शुयू की है, पर मैंने सुना है आपका मुंह बोला बेटा भी वही है। नॉर्थ बॉर्डर के लोगों ने प्रिंसेस को कभी नहीं देखा है, तो आपका बेटा उन्हें ढूंढने में मदद कर सकता है। दूसरी तरफ सुन और मूजिन को पता होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, तो वो चंगा को मारने का नाटक करके उसे बेहोश कर देते हैं और उसकी जगह उसी के जैसे दिखने वाले एक स्लेव को मार डालते हैं। आगे सीनियर क्वीन युआन का ख्याल रख रहे होते हैं, तब जू फैंग वहां आके बताता है यंग मास्टर को मार दिया गया है। सीनियर क्वीन कहते हैं मुझे लगता है वो जिंदा है, क्योंकि असाइल सुन ने गवर्नर के साथ समझौता किया था वो उसे नहीं मारेंगे। शायद वो उसे अपने साथ ग्रासलैंड लेके गए होंगे। पहले हमें युआन का ख्याल रखना होगा, फिर हम खबरियों से इंफॉर्मेशन निकाल कर आगे का डिसीजन लेंगे। अगली सुबह हाउदू शोजू के होटल में होता है। उसे खबर मिलती है कि असाइल कबीले वालों ने चंगा को मार डाला है। उसी होटल में वी शुयू भी लियान को ढूंढते ढूंढते आता है। उसे हाउदू से ली चंगा के बारे में पता चलता है, तो वो तलवार निकालकर हाउदू के गले में रखता है। हाउदू कहता है क्या अपनी प्यारी प्रिंसेस की मौत का बदला लेना चाहते हो? फिर तो तुमने गलत इंसान को पकड़ा है। ली चंगा को मैंने नहीं असाइल कबीले वालों ने मारा है। शुयू रोने लगता है और लियान का दिया हुआ ताबीज निकाल के बोलता है इस ताबीज का क्या फायदा, आखिर में मैं दोनों में से किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सका। हाउदू कहता है ली चंगा तो मर गई है, पर राजकुमारी लियान को परेशानी में तो मत डालो। मुझे चंगन से ऑर्डर मिले हैं कि मुझे राजकुमारी को ढूंढना है। ली चंगा शोजू की जानी पहचानी कमांडर थी। अगर राजकुमारी यहाँ होती तो वो चंगा से मिलने के लिए हिंट जरूर छोड़ती, इसलिए हमें कहीं और से ढूंढना शुरू करना चाहिए। अगले सीन में चंगा को होश आता है और वो मूजिन से पूछती है असाइल सुन आखिर करना क्या चाहता है, सीधा सीधा मुझे मार क्यों नहीं डालता। मूजिन उसे पिछली रात का सारा नाटक बताता है और बोलता है मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि सुन तुम्हें इतने बदतमीज और अड़ियल होने के बावजूद अपने साथ क्यों लाया है। अगले सीन में लियान पैदल चलते चलते योजू पहुंच जाती है। वो वहां के मजिस्ट्रेट को बताती है कि वो चंगन की राजकुमारी है और चंगन एक संदेश भिजवाना चाहती है। वहां के मजिस्ट्रेट उससे प्रिंसेस होने का प्रूफ मांगते हैं, पर उस पर कुछ नहीं होता। तब वो बोलते हैं तुम्हें जरूर पता चल गया होगा कि कोर्ट ने हमें राजकुमारी को सीक्रेटली ढूंढने का ऑर्डर दिया है, तभी तुम यहाँ फेक प्रिंसेस बनकर आ गई हो। यहाँ से चली जाओ वरना गिरफ्तार करवा देंगे। वो वहां से डर कर भाग जाती है। उस अनजान शहर में कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। वो अपने पिता को याद करती है और बहुत रोती है। रात को मूजिन सुन पे आके पूछता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि पहले तुमने शीशी को बचाने में इतनी मेहनत की और अब यहाँ आके उसे इग्नोर कर रहे हो। सुन कहता है मैं उसकी जितनी केयर करूंगा वो उतना ज़्यादा दुखी होगा। खुद से नफरत करने से अच्छा है मैं उसे मुझसे नफरत करने दूँ। तभी एक सैनिक उसे आके बताता है कि जिस स्लेव पर आपने नजर रखने को बोला था वो बेहोश हो गया है। अगली सुबह जब चंगा को होश आता है, तब उसके सामने सुन बैठा होता है। वो बोलता है तुमने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, क्या तुम मरना चाहते हो? चंगा उसको कुछ रिप्लाई नहीं देती। सुन कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूंगा? चिंता मत करो, मुझे तुम जैसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चंगा पूछती है तुम्हें कब पता चला मैं एक लड़की हूँ? सुन कहता है जब मैं तुम्हारी नदी के किनारे जान बचाई थी तब। फिर सुन उसे दवाई लेने को बोलता है, पर चंगा कहती है इससे बढ़िया तो तुम मुझे मार डालो।
वरना बाद में रिग्रेट करोगे। और वो सुन का खंजर निकालकर उस पर हमला करती है, पर सुन उसे रोक देता है। वो उसे उकसाने लगता है और बोलता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यहाँ सर्वाइव करने का हर एक रास्ता ढूंढता ताकि समय आने पर अपने रिवेंज ले सकूं। चंगा अपने सभी लोगों की कुर्बानियां याद करती है और सोचती है, मैं यहाँ नहीं मर सकती। सुन उससे कहता है, मरना तो बहुत आसान होता है, कुछ मुश्किल है तो वो है जिंदा रहना। अगले सीन में हाउदू और वी शुयूजू पहुंच जाते हैं। वो वहां के मजिस्ट्रेट को लियान की फोटो दिखाते हैं। उसकी फोटो देखकर मजिस्ट्रेट डर जाता है और वी शुयू उससे पूछता है, मतलब तुमने इसे कहीं देखा है? मैजिस्ट्रेट बोलता है, कल ये मेरे पास मदद के लिए आई तो थी, पर इनके पास अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने इनको भगा दिया। वो दोनों बोलते हैं, उसे किसी भी हाल में ढूंढो। दूसरी तरफ लियान अपने लिए एक ब्रेड खरीदती है, तभी एक बच्चा उसे टकरा जाता है। लियान उससे अपना आधा ब्रेड शेयर करने को बोलती है, पर वो भाग जाता है। तब उसके बगल में खड़ी एक लेडी बोलती है, पहले अपना पर्स चेक कर लो, शेयरिंग बाद में कर लेना। लियान को समझ में आता है कि वो बच्चा एक चोर था और वो उसका पीछा करने लगती है। वो उस बच्चे से कहती है, चाहे तुम सारे पैसे ले लो, बस मेरा पर्स मुझे वापस कर दो। वो बच्चा उसका पर्स फेंककर पैसे लेकर भाग जाता है। लियान चंगा कर दिया हुआ पर्स देखकर उसे बहुत याद करती है। बाद में वो देखती है सैनिक पूरे शहर में उसकी फोटो लेकर छानबीन कर रहे हैं। उसे लगता है कि वो उसे फेक प्रिंसेस समझकर पकड़ना चाहते हैं, तो वो वहां से भागकर कपड़ों की फैक्ट्री के अंदर आके छिप जाती है। वो फैक्ट्री स्टॉल के बगल वाली लेडी का ही होता है। वो उसे सैनिकों से बचाने में मदद करती है और रात को रुकने के लिए वहीं जगह दे देती है। चंगा ग्रासलैंड के नज़ारे लेती है और सोचती है, तो ये है ग्रासलैंड, कितना विशाल है। वो सुन को बच्चों में खिलौने और तोहफे बांटते हुए देखती है। तब उसे अपना बचपन याद आता है, जब उसके चाचा उसके और लियान के लिए खिलौने लाया करते थे। सुन चंगा को एक फुटबॉल देता है और बोलता है, तुम्हें कूजू खेलना बहुत पसंद है ना? चंगा वो बॉल बच्चों को खेलने के दे देती है और बच्चों को खेलता देख बहुत खुश होती है। फिर वो नीचे देखती है तो उसके पैरों में बेड़ियां बंधी हुई थी। रात को मैजिस्ट्रेट हाउदू से बोलते हैं कि हमें राजकुमारी मिली तो थी, पर हम उन्हें अपने साथ वापस नहीं ला पाए। विशुयी बोलता है, इससे बड़े तो तुम ये कहते कि हमें वो मिली ही नहीं थी। ये क्या हुआ कि वो मिली पर भाग गई? तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। हाउदू और विशुयी खुद जाकर उसे ढूंढने की बात करते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस क्वीन दूरू का लेटर पढ़ते हैं, जिसमें लिखा होता है कि हाउदू का मैसेज आया है कि राजकुमारी चंगा ने ली शिशी के नाम से गवर्नर गोंगचुंग का शोजू को प्रोटेक्ट करने में साथ दिया था, लेकिन शोजू हत्या लेने के बाद असाइल कबीले वालों ने उन्हें अपने साथ ले जाकर मार डाला। ली शिमिन ये खबर पढ़कर रोने लगता है। अगले दिन मिस चे लियान को ब्रेकफास्ट करके चले जाने को बोलती है, पर लियान वहीं रुकने के लिए इंसिस्ट करती है और बोलती है बदले में वो कोई सा भी काम करने को तैयार है। मिस पूछती है उसे कौन सा काम आता है। लियान कहती है उसे सिलाई आती है। मिस कहती है वो तो उन्होंने उसका पर्स देखकर पता ही चल गया था कि उसे कितनी सिलाई आती है। लियान बताती है कि वो पर्स उसके दोस्त ने सिला था। मिस उसे कम तनख्वाह में हायर करने को तैयार हो जाती है और उसे फैक्ट्री की बाकी फीमेल वर्कर्स से मिलवाती है। वो एक लेडी को उसे धागा पिरोने का काम सिखाने को बोलती है, पर लियान खुद ही धागे में फंस जाती है। असाई कबीले में सुन शोजू से लाए हुए तोहफे ग्रेट खान को भिजवाने को बोलता है। मूजिन कहता है ये तुम्हारी इतनी बड़ी अचीवमेंट है, तुम खुद क्यों नहीं जाते? सुन कहता है ग्रेट खान शक्की मिजाज के हैं, अगर मैं वहां गया तो कुछ लोग मुझे ग्रेट खान के प्रति वफादार ना होने के इल्जाम लगाएंगे। उसी समय चंगा वहां आकर बोलती है मैं तुम्हारी मिलिट्री काउंसिल बन सकती हूँ। वो जानती थी सुन का स्टेटस ग्रासलैंड में इतना भी स्ट्रांग नहीं है जितना लगता था। वो उसकी 3 इच्छाएं पूरी करने को तैयार थी, सिवाय टैंग डायनेसिटी को नुकसान पहुंचाने के, लेकिन उसके बाद चंगा को उसे फ्री करना होगा। सुन ये शर्त मान जाता है और उसकी बेड़ियां खुलवा देता है। वो बोलता है ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल चलता है, अब से मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, तुम्हें सर्वाइव करने के लिए अपनी एबिलिटी पे ही डिपेंड करना पड़ेगा। ग्रेट खान संदेशा भिजवाते हैं कि वो यंग खान के साथ ईगल डिवीजन आ रहे हैं। सुन को डर था कि वो पर्सनली मिलने आ रहे हैं तो मामला कुछ गड़बड़ है। चंगा को भी एहसास होता है कि बात थोड़ी संजीदा है, तो वो मूजिन को खींचकर अपने साथ ले जाती है और उससे पूछती है आखिर चल क्या रहा है। मूजिन उसे बताता है शोजू के लोगों को बख्श देना उसके अकेले का डिसीजन था, ग्रेट खान को इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर वहाँ ग्रेट खान मौजूद होते तो शोजू का नामो निशान मिट चुका होता।
वो ये भी बताता है कि सुन को पता था कि तुम शोजू की आर्मी लीड कर रहे हो, तो उसने जानबूझ के तुम पे गलत निशाना लगाया। उसकी तीरंदाजी इतनी अच्छी होने के बावजूद वो मुझसे पूछता रहा कि तुम ठीक भी होगे कि यहाँ तक तुम्हें यहाँ लाने से पहले उसने शोजू को ये बतलाया कि तुमने उसे मारने की कोशिश की थी पर फेल हो गई और लोगों के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी ताकि तुम्हारे शोजू के कमांडर वाली रेप्यूटेशन खराब ना हो। उसने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और देखो तुम मुझसे कैसा बर्ताव करती हो। अगले सीन में सुन ग्रेट खान का ईगल डिवीजन में स्वागत करते हैं। चंगा देखती है वो अपने साथ किसी को बंदी बनाकर लाए हैं तो वो उसका पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ ग्रेट खान सुन को बैटल जीतने के लिए शाबाशी देते हैं और गॉड ऑफ वॉर का टाइटल देते हैं। शियार कहता है लगता है अंकल खान को पूरी सच्चाई नहीं पता। उन्होंने शहर हथियाने के बाद शहर के सैनिकों को मार डालने को बोला था, पर जहां तक मुझे पता है तुमने शहर जीतने के बाद न केवल गवर्नर गोंगसुंग का अंतिम संस्कार किया पर शहर के लोगों को भी छोड़ दिया। एसाइल सुन गवर्नर का लिखा हुआ लेटर दिखाता है और वॉर के प्रॉफिट और गवर्नर का हेड पेश करता है और बोलता है शहर में केवल बूढ़े सैनिक और कमजोर जनता ही रह गई थी। मैंने गवर्नर से उन्हें ना नुकसान पहुंचाने का वादा किया था तो मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता था। ग्रेट खान उसकी बात पर भरोसा करते हैं। शियारसुन पे योजू में टैंक की आर्मी के साथ मिलकर वुल्फ डिवीजन का प्लान खराब करने का इल्जाम लगाता है। वो प्रूफ के लिए एक इंसान को भी साथ में लाया होता है। सुन को उम्मीद नहीं थी कि शियार कुछ ऐसा करेगा। वो बोलता है मैं ग्रेट खान के लिए पूरी तरीके से वफादार हूँ। चंगा लाए हुए आदमी को देखती है तो वो जनरल वांग होते हैं। वो नुअर के पास जाके मदद मांगती है और जनरल वांग के दिमाग में ये बात बिठवाती है कि यंग खान उसे योजू में जब्त हुए कीमती सामानों के लिए फंसाना चाहते हैं। इसलिए जब उसे ग्रेट खान के सामने पेश किया गया तो वो बोलते हैं उसने सारा कीमती सामान यंग खान को दिया है और आगे उसका क्या हुआ वो यंग खान ही जाने। शियार गुस्से में आकर उसे ग्रेट खान इस मामले को वापस जाकर सुलझाने की बात करते हैं और जाते वक्त सुन को खूब सारा इनाम देते हैं और उसके कैंप के लिए फीमेल स्लेव्स भिजवाने को बोलते हैं। रात को मोजिन सुन को बताता है आज की मदद करने वाला शिशी था। वो उसे बोलता है तुमने नुआर को शिशी पर नजर रखने को बोला है पर अब वो उसका दोस्त बन गया है। वैसे भी वो दोनों एक ही टेंट में रहते हैं तो नुआर उसका ख्याल रखेगा ही। ये सुनकर एसाई सुन शिशी के लिए तुरंत एक नया सिंगल टेंट का इंतजाम करने को बोलता है। मुजिन कहता है कि वो कल कर लेगा पर सुन कहता है आज और अभी के अभी करो। अगले सीन में ली शिमिन टैन डायनेसिटी का नया राजा बन जाता है। वो वी जेंग के साथ अपने स्टेट मैटर्स डिस्कस करता है। सारे डिस्कशन होने के बाद वो वी शियू को वापस बुलाकर उसे कोर्ट के सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए प्रमोट करने को बोलता है। लियान बाकी सभी लेडीज को उसे सीखने के लिए थोड़ा समय देने को बोलती है क्योंकि महल में उसने ये सभी काम कभी नहीं किया था। सब उस पर हंसने लगती हैं और सोचती है वो महल में रहने के ख्वाब देख रही है और बकवास कर रही है। और यहीं पे एपिसोड 16 और 17 खत्म हो जाता है।